प्लास्टिक एनीमिया किसे कहते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो मल्टीपोटेंट माइलाइड स्टेम सेल जो होते हैं, जो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मल्टीपोटेंट माइलाइड स्टेम सेल इस बीमारी में सप्रेस्ड हो जाते हैं। जब मल्टीपोटेंट माइलाइड स्टेम सेल बोन मैरो सेल ही फेलियर हो गए तो हमारे पास जितने भी ब्लड सेल्स होंगे उनकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? उनकी फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। तो इस कंडीशन का नाम है पेनसाइटोपेनिया। तो कंप्लीट सारे जितने भी सेल हमारे पास हैं वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। और किसकी वजह से? क्योंकि मल्टीपोटेंट माइलाइड स्टेम सेल हमारे पास क्या हुआ है? डिप्रेस हुआ है। रेड सेल का जो पोर्शन था उसका जो नॉर्मल हमारे पास इरेथ्रॉइड प्रोजेनिटल सेल हैं, जो इरेथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं वो क्या हो गए? वो सारे इफ़ेक्टेड हो गए। जितनी भी इरेथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल हैं और जितनी भी रेड सेल्स हैं उनमें क्या आ जाएगी? रेड सेल्स में एप्लेजिया हो जाएगा, उनकी तादाद में कमी आ जाएगी। जो ब्लड सेल जहाँ से बन रहे हैं वहाँ पर जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का जो पोर्शन है वहाँ पर क्या हो जाएगा? रेड सेल एप्लेजिया हो जाएगा और साथ साथ बोन मैरो की फेलियर हो जाएगी और पेनसाइटोपेनिया की कंडीशन आ जाएगी। इसकी आगे पैथोजेनेसिस की बात करते हैं कि इसका ये आगे प्रोसेस कैसे होता है। अगर हम इसके आगे पैथोजेनेसिस की बात करें तो दो किस्म के फैक्टर होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक होता है और एक इंट्रिंसिक होता है। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन सा है और दूसरा साथ साथ मैं बताता चलूँ इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा है जो इसे क्या कर देता है? इसे डिप्रेस करता है, जो मल्टीपोटेंट माइलाइड स्टेम सेल को डिप्रेस करता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हमारे पास इम्यूनिटी है, इम्यून मेडिएटेड सप्रेशन होती है। किसकी? इम्यून मेडिएटेड सप्रेशन होती है एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल की। लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर बात की जाए तो इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होता है कि एबनॉर्मेलिटी होती है। किसमें? हमारे पास एबनॉर्मेलिटी होती है इन स्टेम सेल में ही एबनॉर्मेलिटी है। तो स्टेम सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या हो गया? नॉर्मल फंक्शन क्या है? नॉर्मल फंक्शन ये है कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है ये हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल एरिथ्रोपोइसिस करते हैं। तो ये नॉर्मल फंक्शन जो इसका होगा वो सप्रेस हो जाएगा। जब नॉर्मल फंक्शन ही सप्रेस हो गया, एबनॉर्मेलिटी होगी स्टेम सेल में। किस चीज़ की वजह से? अभी एबनॉर्मेलिटी पैदा कैसी हुई है? एबनॉर्मेलिटी याद रहे कि यहाँ पर एक डिफेक्ट आता है। किस में? हमारे पास एक एंजाइम में डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट इन टीलोमरेज एंजाइम। यहाँ पर डिफेक्ट आ जाता है तो टीलोमरेज एंजाइम में डिफेक्ट आया तो एबनॉर्मल टीलोमरेज जो है, एबनॉर्मल टीलोमरेज जब हो जाएगा, ये एबनॉर्मल जब हो जाएगा तो इस एबनॉर्मल के होने से हमारे पास जो क्या है, जो हेमेटोपोइटिक सेल हैं वो भी हेमेटोपोइटिक सेल्स जो हैं वो भी डिफेक्टिव हो जाएंगे। अभी ये एबनॉर्मल हुआ, टीलोमरेज एबनॉर्मल हुआ तो एबनॉर्मल टीलोमरेज की वजह से हमारे पास जो न्यू एंटीजन हैं जो मौजूद हैं, एंटीजन किस पर? जो एंटीजन मौजूद हैं बोन मैरो पर या स्टेम सेल पर, वो न्यू एंटीजन वो टारगेट हो जाएंगे। किसके लिए? टी सेल्स के लिए। तो टी सेल डायरेक्ट इसको टारगेट करेगा और डायरेक्ट टारगेट करने के साथ इसे सप्रेस करेगा और इस तरह हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एप्लास्टिक एनीमिया में काम करता है।
इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे काम करते हैं? यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर में एब्नॉर्मलिटी स्टेम सेल आ जाती है, हेमेटोपोइएटिक सिस्टम सारा सप्रेस हो जाता है। लेकिन किसकी वजह? टेलोमेरेज डिफिशिएंसी की वजह से एब्नॉर्मल टेलोमेरेज की वजह हेमेटोपोइएटिक सेल डिफेक्ट हो जाएंगे और न्यू एंटीजन जिसको मौजूद एंटीजन अपने ही स्टेम सेल के उसके अगेंस्ट टी सेल हो जाएंगे और वो टी सेल डायरेक्ट उसकी क्या कर देंगे? किलिंग कर देंगे। इस तरह हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर में हमारे पास एनीमिया, एक्सट्रिंसिक में डायरेक्ट इम्यून मेडिएटेड है, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन सारे इसके इफेक्टिव अगेंस्ट हो जाते हैं। इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें कि हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया के कौन कौन से फीचर्स आएंगे। सबसे पहले पेशेंट आपके पास आएगा एनीमिया के साथ, उसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होगी। दूसरा उसके बाद आएगा वो हमारे पास पेनसाइटोपेनिया के साथ, ब्लड सेल्स की अमाउंट जितनी भी हैं वो हमारे पास कम होगी। तीसरी अगर बात करूँ न्यूट्रोपेनिया के बाद, जितने भी न्यूट्रोफिल्स हैं वो पेनिया लगाते जाओ सारे ख़त्म हो जाएंगे। और साथ साथ नंबर 4 चौथी में जो हमारे पास आएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइट उसमें कम होंगे। जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, थ्रोम्बोसाइट कम है तो उसमें एक और कंडीशन आएगी थ्रोम्बोसाइट के कम होने की वजह से, उसका नाम है पेटेकिया या इकाइमोसिस। समझ आ रही है? हेमोरेज जो था, ये हेमोरेज वगैरह उसके स्किन पर डेवलप हो जाएंगे। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेनसाइटोपेनिया, एनीमिया वगैरह वगैरह आ जाएंगी। इसके अलावा एक और कंडीशन आएगी उस पर्सन में जिसमें हमारे पास ये सारे न्यूट्रोफिल्स वगैरह कम है, उसमें हमारे पास एक और कंडीशन आएगी जिसका नाम है ग्रेनुलोमेटस डिजीज़। ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ जिसमें ग्रेनुलोमा बनता है, वो बीमारी उसमें बहुत ही जल्द क्या लेंगी? जन्म लेंगी, बहुत जल्द उसमें आ जाएंगी। तो एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में थोड़ा बहुत आपको सिनारियो डिस्कस कर दिया है कि इसमें मल्टीपोटेंट स्टेम सेल हमारे पास डिप्रेस हो जाते हैं और उसकी वजह से फेल्योर बोन स्पेल की वजह से हमारा पेनसाइटोपेनिया आ जाता है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी एक्सट्रिंसिक में इम्यून मेडिएटेड, इंट्रिंसिक में हमारे पास टेलोमेरेज की डिफिशिएंसी की वजह से, और इस तरह प्रोसेस से हमारे पास इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो दूसरा हमारे पास एनीमिया आ रहा है, इसका नाम है माइलोफिलिस्टिक एनीमिया। माइलोफिलिस्टिक एनीमिया किसे कहते हैं? माइलोफिलिस्टिक एनीमिया हर उस एनीमिया का नाम है जिसमें हमारे पास बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? जब बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर इस कंडीशन में माइलोफिलिस्टिक एनीमिया में हमारे पास बोन मैरो में हमारे पास ट्यूमर लाइक लेजन आ जाते हैं। जब बोन मैरो के अंदर ही ट्यूमर लाइक लेजन हुए तो ट्यूमर लाइक लेजन होने के साथ बोन मैरो की एक्टिविटी क्या हो गई? सप्रेस्ड हो गई। तो हमारे पास एनीमिया आएगी, उसका नाम है माइलोफिलिस्टिक एनीमिया। तो इसमें हमारे पास कैसे आता है? जो जितने भी मेटास्टेटिक कैंसर हैं, मेटास्टेटिक जितने भी कैंसर है, लाइक अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की या ब्रेस्ट ट्यूमर की, इसके अलावा मेटास्टेटिक ट्यूमर्स जितने भी हैं, या हम बात करें लंग्स ट्यूमर की, या हम बात करें प्रोस्टेट कैंसर की, तो ये सारे जो मेटास्टेटिक हैं ये क्या करेंगे? ये मूव करेंगे बोन मैरो की तरफ और बोन मैरो को जाके वहाँ पर ट्यूमर लाइक